नमस्कार दोस्तों, संकट और समाधान के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में हम तमाम उन सवालों पर फोकस करते हैं जिन्हें लेकर लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, सवाल होते हैं और कोरोना को लेकर एक डर होता है। और आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट पैनल के तौर पे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द मैं आपको उनसे इंट्रोडक्शन उनका करा देता हूं। हमारे साथ बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर सेवाएं दे रहे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो दर्शकों को काफी इंतजार रहता है शाम 7 बजे कब ये प्रोग्राम शुरू हो, और जो तमाम कोरोना को लेकर सवाल उनके मन में होते हैं वो जरूर पूछना चाहते हैं। तो टेलीफोन नंबर्स लगातार स्क्रीन पर आपके ऊपर की तरफ फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे दोनों ही डॉक्टर से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सत्यकांत, मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद दीपक। तो आज मेरे कलीग डॉक्टर अमित गुप्ता आप सबके सामने हैं और इन्हें वायरल निमोनियाज का ट्रीटमेंट करने में काफ़ी दक्षता हासिल है। दिल्ली में जब सार्स का इन्फेक्शन हुआ था उसमें भी इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ पे भी ट्रीट किया और एक बंसल हॉस्पिटल में इस समय वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज मैं एक बार फिर से बेसिक क्वेश्चंस को ही एक स्पेशलिस्ट की नज़र से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो डॉक्टर अमित, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में कोविड-19 के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? डॉक्टर सत्यकांत, ऐसा है कि कोविड-19 के सिम्टम लगभग फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा जैसे ही होते हैं, जो कि फीवर, आपका खांसी आना, बलगम आना और कमजोरी महसूस होना, इस तरह से प्रेजेंट करता है। जी। बट कोविड-19 के पेशेंट्स में कभी कभी डायरिया के भी सिम्टम्स आते हैं और साथ में आपको ऐसा भी लगता है कि आपके टेस्ट सेंसेशन और स्मेल सेंसेशन जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। जब ये बीमारी डायग्नोज हुई थी इनिशियली वुहान में, तब इसका ट्रीटमेंट एज इन्फ्लुएंज़ा ही किया जा रहा था। बट जब काफ़ी केसेस एक साथ क्लस्टर हो गए निमोनिया के और इन्फ्लुएंज़ा के टेस्ट निगेटिव आने लग गए, तो फिर नए वायरस की खोज जब स्पेशलिस्ट ने की तो पता चला कि ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि बाद में कोरोना सार्स कोरोना 2 करके वायरस बना और इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 करके नाम दिया गया। ये है। तो डॉक्टर अमित, जैसा कि 3 महीने 4 महीने पहले आपने कोविड-19 का नाम सुना होगा कि वो चीन में आया, फिर उसके बाद जब आपके पास में वो पेशेंट, आपने ऐसे पेशेंट्स को डील किया, तो ये क्या अनुभव रहा आपका कि एक ऐसी बीमारी, ऐसा इन्फेक्शन जो कि चीन में है और फिर एक आप खुद ही डील कर रहे हैं, तो ये कैसा एक अनुभव आपका रहा? एक्चुअली चीन में जब आया था तो उसके बाद हम लोग को करीब 3 से 4 महीना मिला और हमें उसकी स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ने को मिला। तो हम लोग चीन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अनुभवी महसूस कर रहे थे अपने आप को कि इलाज करने में हम लोगों के पास काफ़ी बड़े डॉक्टर्स का अनुभव था, जिन्होंने चीन में और इटली वगैरह में काफ़ी मरीजों का इलाज किया। उसी अनुभव के सहारे हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने अपने जितने मरीज आए अभी तक उनका ट्रीटमेंट किया और उसमें सफलता भी हासिल की। जी। तो डॉक्टर अमित, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कोरोना का संक्रमण गंभीर हो सकता है। जैसे ये आमतौर पे है कि इसके जो ज़्यादातर केसेस होते हैं काफ़ी नॉर्मल होते हैं, कुछ ही केसेस काफ़ी गंभीर होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर ये गंभीर हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा सत्यकांत कि ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी नॉर्मल फ्लू की तरह ही आती है। फीवर होता है और वो अपने आप सेटल हो जाता है। नॉर्मली फ्लू में 7 दिन के आसपास लगता है, इस बीमारी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। नॉर्मली ठीक होने में करीब 10 से 14 दिन के आसपास लग जाता है पेशेंट को पूरा कंफर्टेबल फील करने में। बट किन्हीं गिने चुने केसेस में ऐसा होता है कि ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो ये सब बीमारी जो गंभीर रूप धारण कर रही है उसका जब हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने पुराने पेशेंट्स का और जो डाटा आ रहा है बाहर के देशों से और अब अपने देश से भी, कि जो जिन मरीजों की उम्र ज़्यादा है, लगभग 60 के आसपास है या 60 से ऊपर है, और उन मरीजों को साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर हृदय रोग की बीमारियां साथ में चल रही हैं, या फिर किडनी की बीमारी साथ में चल रही है, या फिर लिवर की डिजीज़ जो पुराने टाइम से, या फिर फेफड़ों की डिजीज़ जो पुराने टाइम से चल रही हैं, उनमें ये बीमारी घातक रूप अख्तियार कर लेती है। घातक से मेरा मतलब है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह के मरीजों में, जिनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको
आईसीयू की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये पेशेंट्स जैसा मैंने बताया अभी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्योंकि उनको पुरानी लंबी बीमारियां चल रही हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इनको आपको आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है और इनमें से कुछ पेशेंट्स को वेंटिलेटर की सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमित ने। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दिलीप जी, जो हमें भोपाल से फ़ोन कॉल कर रहे हैं। जी दिलीप, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी सर, ये हमारा क्वेश्चन था कि हम कभी घर से बाहर निकलते हैं सब्जी लेने या किराने का सामान लेने, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बहुत बेसिक सवाल है आपका डॉक्टर अमित, इसका संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा। बेसिकली आप लोगों को, मैं भी जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो हम लोग को गवर्नमेंट से प्रसारित की जाने वाली सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। हमको ये समझ के रखना चाहिए जब अत्यधिक आवश्यक हो तभी हम लोग घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। हम लोग मास्क का प्रयोग करें जब भी हम घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और जब भी कभी मौका लगे तो अपने हैंड वॉश कर लें, या तो सैनिटाइज़र से या फिर अपना साबुन और पानी के साथ में हम लोग हैंड वॉश कर लें। जी फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इंदौर से हमें गौरव जी फ़ोन कॉल कर रहे हैं। जी गौरव जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, जैसे दाढ़ी और बाल बढ़ रहे हैं तो इससे कोरोना में कुछ हो सकता है? मतलब जैसे घर से नहीं निकल रहे हैं तो इससे क्या फैलता है क्या दाढ़ी बाल से? दाढ़ी और बालों से कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलने का मेन कारण है कि आप अपने कंटामिनेटेड हाथ से, मतलब दूषित हाथ से अपनी आँख या अपनी नाक या फिर अपना मुंह टच करें। तो जब भी आपको लगे कि आपको कहीं से भी कंटामिनेशन हुआ है, आपने कोई सरफेस छुई है, उसके बाद आप अपने हाथ साबुन से या फिर सैनिटाइज़र से धोने का प्रयास करें। बाकी बाल बढ़ने से और दाढ़ी बढ़ने से कोरोना होने का कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं है अभी तक। बल्कि आप घर में हैं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर अमित, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक जैसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, मैंने लगभग हर डॉक्टर से यहाँ पर जो भी अपने साथी यहाँ पर आए उनसे सबसे बात की, आपके नज़र में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो हमें हमेशा से चलने वाला जुकाम सर्दी हुआ था, मतलब कॉमन फ्लू, या ये कोरोना जनित फ्लू है, दोनों में कैसे आम आदमी डिफ्रेंशिएट कर सकता है? डॉक्टर सत्यकांत, ऐसा है कि क्लिनिकली या फिर हम लोग देख के ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि ये बीमारी कोरोना से हुई है या फिर ये बीमारी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुई है। इसको जानने का केवल एक ही तरीका है कि हम लेबोरेटरी टेस्ट करें, जो कि थ्रोट स्वैब या फिर नेज़ल स्वैब के ज़रिए किसी बिल्कुल गवर्नमेंट ऑथराइज लैब में ही किया जा सकता है। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि पेशेंट को कोरोना है या फिर H1N1 है या फिर इन्फ्लुएंजा की बीमारी है या फिर कोई और अन्य बीमारी है। जी, तो ऐसे में डॉक्टर अमित एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है घर वालों के मन में कि मुझे हो सकता है कॉमन फ्लू ही हो, लेकिन एक ये भी डर है कोरोना है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं निकलूंगा तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाऊं तो मुझे वहां से कहीं इन्फेक्शन ना लग जाए। तो ऐसे में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें पेशेंट को अस्पताल या डॉक्टर की विजिट करनी ही चाहिए? सरकार ने ऐप बनाए हुए हैं, हमारे बंसल हॉस्पिटल ने भी एक ऐप बनाया हुआ है। आप उसके ज़रिए अपनी बीमारी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें एक स्कोरिंग आ जाती है जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या फिर सिम्टम्स कम हो रहे हैं। उसके ज़रिए स्कोरिंग को, अगर स्कोरिंग बढ़ रही है आपकी एक दो दिन वेट करने के बाद, तो आपको ज़रूर अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए। और अगर स्कोरिंग कम हो रही है तो आप घर पे रह के अपना इलाज या अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं, आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक और बड़ा कॉमन प्रश्न यहाँ पे सब लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या हवा में फैल सकता है, कि जब मैं किसी से मिलूं तभी मास्क लगाऊं, ये बेहतर है, या कोई अकेले वहाँ पर कोई नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उस समय अपना मास्क हटा सकता हूँ, तो क्या हवा में भी फैलने क्या ऐसा कुछ संभावना है या हो सकती है? देखिए डॉक्टर सत्यकांत, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमारे यहाँ पर ये है कि हर व्यक्ति को मास्क, जब भी वो घर से बाहर निकले तो वो मास्क पहने। तो हमें गवर्नमेंट की तो हर गाइडलाइन को फॉलो करना ही है। और ये वायरस फैलने का मेन कारण ड्रॉपलेट या फोमाइट्स के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट्स आपके शरीर के ही सिक्रीशंस होते हैं जो कि छींकने के दौरान या फिर खांसने के दौरान या फिर बहुत तेज़ गति से सांस लेने के दौरान
आपके मुंह से बाहर निकलते हैं और भारी होने की वजह से ये ज़मीन पर या फिर किसी सरफेस पे बैठ जाते हैं। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सरफेसेस को छूने के बाद अपने हाथ धो लेंगे, या फिर अगर आपके पास हाथ धोने का साधन उपलब्ध नहीं है तो उस दौरान आप कोशिश करें कि अपनी नाक और मुंह ना छुएं, क्योंकि जो जरिया है वायरस के अंदर जाने का वो आँख, नाक और मुंह ही है। तो अगर आप ये चीज़ें छूने से या इस द्वार के थ्रू वायरस अंदर पहुंचाने से बचा ले जाते हैं तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस कम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने जो फेस है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया और दिमागी भय नहीं बनाया, तो कोरोना से आप बच करके रह सकते हैं। बिल्कुल, जीतने का जरिया यही है सर। बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल हम इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। लोकेश जी हमारे साथ खरगोन से फोन कॉल कर रहे हैं, जुड़ गए जी। लोकेश जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछा था कि 10% या 20% लोग वेंटिलेटर पे आते हैं, तो उनके कितने चांसेस होते हैं बचने के? लोकेश जी देखिए, ऐसा नहीं है कि 10 से 12% पेशेंट वेंटिलेटर पे आते हैं। ये जो परसेंटेज आप बता रहे हैं ये पेशेंट्स के आईसीयू आने का परसेंटेज है। इसमें से 2 या 3% पेशेंट ही वेंटिलेटर पे आते हैं और उसमें से भी करीब 40% या 50% के आसपास पेशेंट ठीक होकर घर चले जाते हैं। तो इतने घबराने की बात नहीं है। अगर हम लोग संयम बनाए रखेंगे, भय नहीं रखेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बीमारी से इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है अभी हाल फिलहाल में। जी डॉक्टर अमित, मैंने जब आपकी यूनिट में मैं गया, उसे देखा, जिस तरीके से आपने बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट किया है वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना करके। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपनी यूनिट के बारे में बताएं कि कैसे आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस को डील करते हैं, और सीवियर केसेस के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर सत्यकांत, हम लोगों ने गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करते हुए काफ़ी कुछ अरेंजमेंट किए हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी फीवर वाले या खांसी जुकाम जिन पेशेंट्स को है उनको हम लोग हॉस्पिटल के बाहर में ही एक स्पेस में देख लें, वहीं पर उनका एक्सरे वगैरह हम लोग कर लें, जिससे उनकी जल्द से जल्द पहचान हो सके, और पहचान के हिसाब से उस पेशेंट को अगर हमें आगे रेफ़र करना है कोविड सेंटर में, या फिर अगर पेशेंट बहुत ही सिक है या उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको हम लोग अपनी आईसीयू में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 10 बेड के आईसीयू की अनुमति है अपने हॉस्पिटल में, जिसमें हम काफ़ी सीरियस पेशेंट्स को रख सकते हैं। तो नॉर्मली पेशेंट्स जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको किन्हीं केसेस में अगर उनका सैचुरेशन कम हो रहा होता है या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस करने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमको ब्लड में कम लगती है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बावजूद भी सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है तो आपको और आगे की पद्धति इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसमें एनआईवी सपोर्ट और वेंटिलेटरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारी सुविधाएं हम लोग के पास हैं, और हम लोग उस हिसाब से जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं और जो भी सोसाइटीज़ की गाइडलाइन है, अपनी क्रिटिकल केयर सोसाइटीज़ की गाइडलाइन है, उनके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट आगे करने की कोशिश करते हैं। चलिए, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमें रमेश जी फ़ोन कॉल कर रहे हैं धार से। जी रमेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं धार जिले से बोल रहा हूँ सर। जी सर, ये कोरोना के वायरस जो हैं, जो पीने के नल के पानी के माध्यम से भी क्या पानी के द्वारा फैलने का संक्रमण संभावना रहती है? नहीं रमेश जी, ऐसी कोई स्टडीज़ में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। केवल एक ही रूट है वायरस के शरीर में प्रवेश करने का, और वो है ड्रॉपलेट और फोमाइट्स के थ्रू, जो कि आप जब कंटेमिनेटेड सरफेस से अपने हाथ या उंगलियां गंदी करने के बाद अपना फेस छुएंगे तो उसी रास्ते से वो अंदर जा सकता है। पानी के रास्ते जाने का कोई संभावना नहीं है। जी, तो ये जल जनित बीमारी नहीं है, अभी नहीं, इस बात के कहीं से कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा डॉक्टर अमित का कहना है। बिल्कुल। यहाँ पर फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ फ़ोन कॉल कर रहे हैं जो जुड़ गए कार्यक्रम में। दीपेंद्र जी भोपाल से कॉल करें। जी दीपेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए दीपेंद्र जी। डॉक्टर अमित नमस्कार, मैं दीपेंद्र बोल रहा हूँ भोपाल से। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता था कि मैंने जो सुना है कि एक वेंटिलेटर से एक पेशेंट का इलाज होता है, किया जाता है, लेकिन कुछ अभी तथ्य देखे हमने या कुछ पेपर में आया था कि अभी जो कि वेंटिलेटर इंडिया में कम है, तो एक ही वेंटिलेटर से 5-6 पेशेंटों को उसको वेंटिलेट किया जा सकता है। जी जी। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तो हर एक की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ही अलग अलग होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं?
देखिए, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। अब तक तो यही था कि एक वेंटिलेटर से एक ही मरीज़ को वेंटिलेट किया जाए, बट जैसा कि बाहर के देशों में भी देखा गया है कि वेंटिलेटर की जो क्वांटिटी है वो पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी कम रह जाती है। तो ऐसे में आप एक वेंटिलेटर से मैक्सिमम 7 या 8 पेशेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लगभग बराबर हो और उनका जो वज़न है जिससे हम लोग पेशेंट का वेंटिलेटरी सेटिंग सेट करते हैं वो लगभग बराबर हो, जिससे हर पेशेंट को बराबर मात्रा में हवा फेफड़ों के अंदर जाए, जिससे किसी को बैरोट्रॉमा या फिर न्यूमोथोरैक्स यानी कि फेफड़े फटने की संभावनाएं ना रहें। तो ये बहुत ही सेलेक्टिव है कि आपको किस पेशेंट को कौन से वाले मरीज के साथ क्लब करना है। आप ऐसे ही किसी को किसी के साथ नहीं रख सकते। एक बहुत लंबे आदमी को बहुत छोटे आदमी के साथ क्लब नहीं कर सकते। आपको उनकी वज़न और हाइट और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ये सब देखते हुए क्लब करना है। और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी आ रहे हैं बाहर के देशों से, जो कि बताते हैं कि ये फैसिलिटी जो है वो काम कर रही है। जी डॉक्टर अमित, आज आम दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं कि वेंटिलेटर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वेंटिलेटर शब्द की बात हो गई, तो हो सकता है अधिकांश दर्शक हमें इसे समझ ना पा रहे हो। तो एक सरल भाषा में मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वेंटिलेटर के बारे में बताएं और इसका क्या काम होता है। एक मशीन है जो आईसीयू का एक बेसिक उपकरण है। इसके बिना आईसीयू की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रेशर से आदमी के फेफड़े में सांस भरती है। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट की हवा जब सेट कर देते हैं वेंटिलेटर में, तो उस अमाउंट से फेफड़ा फूल जाता है। और बॉडी की मैकेनिज़्म ऐसी होती है कि फेफड़ा फूलने के बाद वो स्वतः ही उसको पिचका देता है, मसल जो छाती की मसल होती हैं उसके और डायफ्राम की मदद से। तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रेशर से फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन और एयर का मिश्रण भेजती है। जी, तो ये कृत्रिम फेफड़ों की तरह कार्य करती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अमित ने बताई है। चूंकि यहाँ पर आईसीयू में वेंटिलेटर काफ़ी उपयोगी होता है, एक बेसिक नीड होती है आईसीयू की, और इस वक्त इसमें भी कोई दौमत नहीं है कि वेंटिलेटर्स की भी सरकार ऑर्डर दे चुकी है आने वाले भविष्य को देखते हुए, कहीं कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े ना बढ़े। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए इस वक्त, विकास जी हमें इंदौर से फ़ोन कॉल करें। जी विकास जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कोरोना के पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके कंप्लीटली फिट होके अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं, उन लोगों से भी हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं दवाई खाने के 14 दिन के बाद, जिनके 2 टेस्ट निगेटिव आ जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो गए हैं। तो जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो पेशेंट और 14 दिन तक अपने घर में ही एक कमरे में क्वारंटीन रहें, जिससे अगर थोड़ी भी संभावनाएं हैं संक्रमण की तो वो सारी नगण्य कर दी जाएं। तो यूजुअली स्टडीज़ में देखा गया है कि पेशेंट जो है 14 दिन तक इन्फेक्टिव रहता है, तो इसलिए हम 14 दिन का पीरियड इनिशियली लिया, बट कुछ केसेस में पेशेंट 37 दिन तक इन्फेक्टिव रह सकता है, जो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि 14 दिन के बाद 14 दिन और घर में आइसोलेट रहें पेशेंट। वो स्वस्थ हैं बट उनको आइसोलेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमित ने, और फिलहाल जाहिर है कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही है इस कार्यक्रम के जरिए, इसका मकसद हमारा यही है कि जो भ्रांतियां हैं, जो सवाल हैं, वो किसी न किसी तरह से दूर हों। डॉक्टर अमित, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने में समय की अगर हम बात करें तो ये बेसिक कितना समय लगता है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक वो भी पेशेंट होता है जो 8 दिन में सर्वाइव करके घर लौट जाता है, एक वो भी पेशेंट होता है जो 15-20 दिन का भी वक्त लेता है। ये समय पे ज़रा प्रकाश डालिए। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मरीज बहुत नॉर्मल टाइप से बीमार है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, तो यूजुअली 14 दिन में मरीज ठीक हो जाता है और घर जाने की स्थिति में आ जाता है। बट हम लोग मरीज़ को ठीक तभी बोलते हैं जब उसके 2 टेस्ट निगेटिव आ जाते हैं 24 घंटे के अंतर पर, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में लगभग 14 दिन का समय लगता है। बट अगर पेशेंट की बीमारी गंभीर है, पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो ऐसे पेशेंट्स में करीब 6 से 8 हफ्ते का समय भी लग सकता है पेशेंट को ठीक होने में। ये समय की जो सीमा है ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। जी,
आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते पहले से कि पेशेंट इतने ही दिन में ठीक हो जाएगा, बट लंबा टाइम लग सकता है। डॉक्टर अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, फिलहाल हम अगर एक एज बाउंडेशन की हम बात करें तो क्या कोविड-19 जो ये बीमारी है, क्या ये बीमारी पर उम्र का भी किसी तरह का असर होता है? क्योंकि मोटे तौर पे हम अभी बस यही सुन रहे हैं कि बीमारी बख्शती किसी को नहीं है, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने कि ये बीमारी हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, बट ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उनमें ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादातर मरीजों को माइल्ड साइन सिम्टम आते हैं, बट किन्हीं मरीजों में गंभीर रूप ले सकती है, जो कि मरीज ओल्ड एज वाले हैं। जी तो डॉक्टर अमित, आगे आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें लगभग हमारी कंडीशन से ही में ही वो थे, कई देशों ने जिन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट नहीं किया है, उनकी एज ए इंटेंसिविस्ट आप क्या समझते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्यों उन्होंने लॉकडाउन शुरू नहीं किया? देखिए, कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है अभी तक, और उनका सोचना ऐसा है कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ज़्यादातर मरीज इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाएंगे और उनमें स्वतः ही इम्यूनिटी आ जाएगी और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लॉकडाउन का पर्पस केवल इतना होता है कि बीमारी को थोड़े लंबे टाइम तक खींच लिया जाए, जिससे आपकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको आप इस हिसाब से अपग्रेड कर लें कि जब मरीजों का नंबर बढ़े तो आप उन मरीजों को डील कर पाएँ। अदरवाइज़ ये बीमारी होनी तो लगभग सभी आदमियों को है। जी, आपके कहने का मतलब है कि सीमित संसाधनों के हिसाब से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमित, जब बात ट्रीटमेंट की हो रही है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट के बारे में बताएं कि किस प्रकार की दवाइयाँ आप इसमें उपयोग करते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर केसेस में, और क्या एंटीबायोटिक इसमें यूज़फुल हैं? बीच में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात चली थी, तो कैसे कैसे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट आप इसमें दे रहे हैं? डॉक्टर सत्यकांत, ये बीमारी इतनी नई है कि हर रोज़ नई स्टडी आती है और आपको उसके हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। अभी जो ट्रीटमेंट प्लानिंग चल रही है उसमें ये है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग आप लोग जो भी बीमार हैं वो घर में अपने आप से ना करें जब तक आपको डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं। यूजुअली वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स किसी काम की नहीं होती हैं, क्योंकि वो वायरस पे एक्ट ही नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक्स केवल इसलिए दी जाती हैं कि साथ में अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि बुखार आ रहा है तो अपने आप से घर में एंटीबायोटिक ना लें, आप अपने फिजिशियन को, अपने पल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसके बाद वो जो भी सजेस्ट करें आप वो दवाई ही लें। अपने आप से कोई दवाई ना लें। हर दवाई के साथ में फ़ायदे के साथ में कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उनको ख्याल में रखते हुए आपके जो भी फिजिशियन हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर अमित ने, चूंकि कई लोगों के मन में एक भ्रांति है कि शायद जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो टैबलेट है, जिसका काफ़ी प्रचलन इस वक्त नाम सुनाई पड़ रहा है, ये कतई एक ऐसी कोई दवाई नहीं है कि कोरोना इससे खाने के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये एक फिलर के तौर पर काम करती है और ये ज़रूर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई ले तो बेहतर होगा। आप मन से इसे ना लीजिए। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राखी जी हमें फ़ोन कॉल कर रही हैं इंदौर से। जी राखी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। राखी जी, आपके टीवी सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए अपना। नमस्ते राखी जी, नमस्ते। अपने अपने टेलीविजन की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी, सवाल जी पूछिए। जी जी हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको कहीं बाहर जाना है, जैसे डॉक्टर के पास अति शीघ्र, तो वो किस किस सावधानियों को रखनी पड़ेगी? कि सावधानियां जो भी गवर्नमेंट ने बताई हैं, जो आपको फ़ोन पे भी सुनाई दे रही हैं बार बार, कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जब भी आपको लगे कि आपके हाथ कंटेमिनेटेड हैं तो आपको साबुन या फिर सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं, और इसके अलावा अपना मुंह, आँख और नाक नहीं छूनी है। यही 4 मेन क्राइटेरिया हैं जिससे आपको ये बीमारी लगने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाएंगी, और इन्हीं का आपको पालन करना है हमेशा। जी, तो कोई विशेष गाइडलाइंस नहीं है, जो सबके लिए है वही आपको करना है, और इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी साधारण से उपाय करके हम इससे
मुक्ति पा सकते हैं या बचाव कर सकते हैं, ये ज़्यादा कहना उचित होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, ये आप मुझे बताएं कि सैनिटाइजर का क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कई बार कॉस्ट एक इशू बनता है, कई बार उपलब्धता भी एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आगे आड़े आ रहा है, तो सैनिटाइजर का कुछ विकल्प हो सकता है क्या? सैनिटाइज़र का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप साबुन से और पानी के साथ हाथ धोएं, बट हाथ धोने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव करें कि आपके हाथ की कोई भी सतह अनछुई ना रहे साबुन से। जो साबुन है वो आपके वायरस की जो आउटर लेयर है उसको डैमेज कर देता है और वायरस को किल कर देता है। तो सैनिटाइज़र अगर आप उपलब्ध नहीं है तो आप बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोएं। जी, तो साबुन एक इसका बढ़िया विकल्प हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया कि हाथ धोने का तरीका, और जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ हम सबको धोने हैं, तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। जी डॉक्टर अमित, बहुत सारी खबरें अखबारों में आती हैं कि सनसनीखेज खबरें जैसी भी कई बार सोशल मीडिया में आती हैं, अखबार में भी एक दो खबरें आई कि किसी जानवर विशेष को हो गया, शेर को हो गया, कुत्ते को हो गया, बिल्ली को हो गया, और चूंकि बहुत सारे घरों में यहाँ पर भी पेट्स हैं, तो ये एक बड़ा डर सा है, कंफ्यूजन है कि क्या कैसे होगा, क्योंकि अगेन हम सब लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरस अभी हमारे लिए नया है, आज जो हम बता रहे हैं हो सकता है कि कल वो सही नहीं हो, ये बात भी मेडिकल साइंस कह रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी तक की उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक ये बीमारी इंसानों से पेट्स को नहीं होती है और ना ही पेट्स के थ्रू इंसानों को होती है। तो इस सिलसिले में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके पेट को ये बीमारी हो जाएगी या आपके पेट के थ्रू आपको हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पेट को छुएं या पेट बाहर से अंदर आए तो अपने हाथ अवश्य धो लें और आँख, नाक और मुंह ना छुएं। जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमित ने। और फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त इंदौर से जुड़ गए, राहुल जी हमें फोन कॉल करें। जी राहुल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। राहुल जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। जी, मैंने बंद कर दिया है सर। जी, सवाल पूछिए अपना। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि अभी मैंने ये सुना है कि अरबिंदो जो हॉस्पिटल है इंदौर में, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का इलाज चालू हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा था ये प्लाज्मा थेरेपी से किस तरह से इलाज होता है और उससे पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलता है, कितनी जल्दी फायदा होता है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अमित। देखिए अरविंद जी, ये जो थेरेपी है अभी ये इलाज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये थेरेपी केवल अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। ICMR ने इस तरह की थेरेपी को केवल उन पेशेंट्स में करने की इजाज़त दी है जो स्टडी में एनरोल होने के लिए तैयार है। तो ये जो थेरेपी है ये आपके प्लाज्मा को थोड़ा क्लियर करती है और डायलिसिस मशीन के साथ, जैसी डायलिसिस मशीन होती है उसी में एक अलग तरह का फ़िल्टर लगा के प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की जाती है और काफ़ी पेशेंट्स में इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट मिला है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, अभी ये एज ए ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं है। जी, तो प्लाज्मा थेरेपी अभी काफ़ी इनिशियल फेज में है और एक ट्रायल मुझे लगता है इसे अभी कहना बेटर होगा। और डॉक्टर अमित, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्लाज्मा थेरेपी की बात आपने करी, तो यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट को आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम पूछें तो क्या किस कैटेगरी के पेशेंट को आप देना चाहेंगे? माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, या जो वेंटिलेटर में जा चुका है? सीवियरली इल पेशेंट्स के लिए ही रिकमेंडेड है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, जिनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में ये थेरेपी रिकमेंडेड है। जी, कुछ डॉक्टर्स का ऐसा भी मानना है डॉक्टर अमित कि मॉडरेट लेवल पर अगर हम दें तो सीवियर में जाने से बचा सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी ICMR के ट्रायल की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अभी हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी ट्रायल का जो प्रपोजल है, जो स्टडी का प्रपोजल है, उसमें जो रिकमेंडेड है वही हम कर सकते हैं। जी जी, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो फोन कॉल कर रहे हैं। दिलीप जी हमें कॉल कर रहे हैं। जी दिलीप जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, रतलाम से बोल रहा हूँ सर। जी, स्वागत है आपका दिलीप जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल था कि आज CDC ने कुछ कोरोना के 6 लक्षण जारी किए हैं, जैसे लगातार सिर दर्द रहना, बहुत ज्यादा ठंड लगना, गले में चुभन के साथ होने वाला दर्द, ठंड के साथ कपकपी छूटना, खुशबू, गंध या स्वाद न महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द रहना। तो क्या ये इस तरीके के लक्षण भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, ये मैंने शुरुआत में बताया है कि इस तरह के लक्षण मिलते हैं, बट सारे पेशेंट में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है, तो आपको समझना होता है और आप इसको फ्लू से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्लिनिकली। जी,
डॉक्टर अमित, जो पेशेंट क्वारंटीन में आइसोलेशन में रहते हैं तो उनके कई बार उनको अपने ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, आशंकाएं रहती हैं, वो थोड़ा सा भय रहता है। कई सारे पेशेंट से मेरी भी बात हुई तो वो जो एक डे काउंटिंग भी उनके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न होता है कि फीवर के आने के डे से उनको क्वारंटीन रहना है, या हॉस्पिटल में जब डिटेक्ट हुआ जिस दिन उस दिन से डेज काउंट होते हैं, या इसके लिए कुछ फिक्स गाइडलाइन है क्या? डॉक्टर सत्यकांत, ऐसा कुछ फिक्स गाइडलाइन नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप पेशेंट को निगेटिव तभी बोल सकते हैं जब आपके 2 टेस्ट निगेटिव आ जाएं, और ये 2 टेस्ट जब हम करते हैं वो जो फर्स्ट टेस्ट किया है उसके 14 दिन बाद सेकंड टेस्ट होगा और उसके अगले दिन थर्ड टेस्ट होगा। जी, तो अभी डॉक्टर अमित टेस्ट किस प्रकार के अवेलेबल हैं? जैसे बीच में हमने पढ़ा कि अब कुछ किट्स वापस ले ली गई हैं, तो अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, और आगे जो फ्यूचर में संभावना हो सकती है जिससे एक मास पूरा मुझे लगता है जिसमें कवर हो सके, तो कैसा आप देख रहे हैं इसका प्रोग्रेशन? अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो RT-PCR करके टेस्ट होता है, जिसमें आप वायरस का RNA निकाल कर और उसको एम्पलीफाई कर और उसको फिर मशीन के द्वारा जांचते हैं कि कोरोना का ही वायरस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको RT-PCR टेस्ट कहते हैं, जो कि नेज़ल स्वैब और थ्रोट स्वैब के ज़रिए किया जाता है। अगर आप मास टेस्टिंग की बात करें तो उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट हैं, बट अभी उस पर कोई कंसेंसस नहीं बना है कि वो हमें लागू करना है कि नहीं करना है। उस पर अभी चर्चा जारी है। जी डॉक्टर अमित, एक और इसी से एक प्रश्न निकलता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 80 से 90% लोगों में बहुत कम लक्षण आ रहे हैं, बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें शायद सीवियरिटी की संभावना हो, और फिर आप जो मास टेस्टिंग की बात कर रहे हैं वो एंटीबॉडीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे जो लक्षण बहुत धीमे लक्षण आ रहे हैं, ये एंटीबॉडी टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है? एंटीबॉडी टेस्टिंग केवल हमको ये बताएगी कि किसी मरीज को कोरोना का इन्फेक्शन पिछले 10 दिन में हुआ है कि नहीं हुआ है। IgM एंटीबॉडी ये बताएगी, और अगर 21 दिन में आ रहा है तो IgG एंटीबॉडी है। ये केवल इसका जरिया है कि आपको पता चल सके कि कम्युनिटी में प्रिवलेंस कितनी है डिजीज़ की। आपको फाइनल टेस्टिंग अगर करनी है किसी पेशेंट की तो RT-PCR ही एक जरिया है अभी। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमित। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी हैं जो हमें कॉल कर रही हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। कहां से कॉल कर रही हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग को लगभग मतलब 1 मंथ से थ्रॉट इन्फेक्शन टाइप का है। ऐसा लगता है कि गले में कुछ अड़ रहा है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया भी, 2-3 डॉक्टर को दिखाया। हम थोड़ा तो साइकेट्रिस्ट में भी हुआ कि कभी ये तो नहीं है, लेकिन वो लोग मना करते रहे। लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद ठीक हो जाता है, फिर रिपीट सा हो जाता है वो। तो वो कुछ डॉक्टर ने बोला था गार्गलिंग करके कुछ है हम लोग को प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम बताइए, मतलब इसमें हल बताइए आप इसका प्लीज। देखिए, बीमारी का भय इतना है कि हर आदमी को जब भी इतनी न्यूज़ सुनते हैं तो आपको लगने लग जाता है कि मेरे अंदर ही फलाना सिम्टम आ रहा है। तो एक तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डाटा के चक्कर में ना रहें कि फ़लानी जगह इतने लोग मर गए, फ़लानी जगह इतने लोग बीमार हैं, या फ़लानी जगह आज इतने पॉजिटिव आ गए। डाटा के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना रहें, अवेयर रहें, जानकार रहें, बट डाटा के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि वो आपको सिम्टम अपने अंदर ही लगने लगे कि मुझे ही कोरोना हो गया है। अगर आपको 1 महीने से थ्रोट इन्फेक्शन जैसा लग रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बारी अच्छे ENT सर्जन को दिखाएं। वो एक बारी आपके मुंह का निरीक्षण करके एग्जैक्ट बीमारी का पता लगा पाएंगे, ऐसी मेरी जानकारी है। तो जैसा कि डॉक्टर अमित ने आपको बताया कि यहाँ पर हमें अत्यधिक सूचनाओं को एकत्र नहीं करना है, अपने लक्षणों का गूगल नहीं करना है, दवाइयों के बारे में नहीं जानना है, और कोरोना में भी हमें टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि वो अननेसेसरी एंजाइटी प्रोवोक करते हैं, और वो एंजाइटी कई बार कोरोना होने से ज़्यादा कोरोना होने का भय आपको परेशान कर सकता है। और क्या होता है, ऐसे में हम डॉक्टर से सुनना चाहते हैं कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन वो है नहीं, तो फिर ऐसे में हम डॉक्टर शॉपिंग करने लगते हैं, हम बार बार बदल करके डॉक्टर्स को दिखाते हैं, और अननेसेसरी आप में एंटीबायोटिक का ट्रायल हो जाता है। तो एक बार आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, उस पर ट्रस्ट करें, और उसको आप नियमित रूप से फॉलो करें, और उसकी बात पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो फिर आप डॉक्टर बदलेंगे, फिर लक्षण आएंगे, फिर आप डॉक्टर बदलेंगे, और ऐसे में आप एक लूप में, एंजाइटी के लूप में फंसते चले जाएंगे, और आपकी जो जीवन की गुणवत्ता है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
तो डॉक्टर अमित, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैं हर स्पेशलिस्ट से पूछ रहा हूं, तो आपसे भी यही मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपकी नज़र में ये आगे इसमें क्या होने वाला है, लॉकडाउन को लेकर के, वायरस को लेकर के, इसके इन्फेक्शन को लेकर के, ये कब तक रहने वाला है? आगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये, या फिर इसकी हमेशा के लिए एंट्री हो गई है, सिर्फ एक अभी नई बीमारी है, हम उसको समझ लेंगे, उसके बारे में उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय बता लेंगे और ये बीमारी एग्जिस्ट करती जाएगी? डॉक्टर सत्यकांत, आपने ही बता दिया कि ये बीमारी तो एग्जिस्ट करने वाली है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जी, तो साथ में जीना सीखने से क्या आपका मतलब है डॉक्टर अमित? बेसिकली हमें इसके लिए वैक्सीन ढूंढने होंगे, हमें लॉकडाउन का ही पालन करना होगा। अगर लॉकडाउन सरकार की तरफ से ख़त्म भी हो जाता है तो हमें अपने जीवन शैली में लॉकडाउन अपनाना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम जगह जगह पे थूकते रहें और उसके बाद फिर कोशिश करें कि नहीं, कोरोना तो अभी तक है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमित ने। यहाँ मैं एक सवाल डॉक्टर सत्यकांत से पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि हमने पहले भी विगत दिनों में चर्चा की थी कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है अपने बच्चों को टैकल करना, बच्चों को संभालना। अब पेरेंट्स की तरफ से कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही कि हम हमारी तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को हम अच्छे से टैकल करें, एक अच्छा व्यवहार उनके साथ जो है संवाद स्थापित करें, लेकिन बच्चे जो हैं कुछ नादानी हम उनकी कहें, शैतानी उनकी हम कहें, गुड टाइम हम कहें लॉकडाउन के दौरान, वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा, माँ बाप को इस बात की चिंता है। आप अपनी तरफ से एक मैसेज उन बच्चों को दें कि ठीक है, शैतानी मस्ती मजाक अपनी जगह है, लेकिन बच्चे जो हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, वो किस तरह अपने आने वाले वक्त को और इस लॉकडाउन के वक्त को एक अच्छे भविष्य की तरफ ढाल सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए। दीपक, देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको तो हमें कहीं ना कहीं से उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अभी उनमें विवेक विकसित नहीं हुआ है, तो वो हो सकता है इस चीज़ को और इन्जॉय करें। हो सकता है कई बार आपको लगे कि वो आप परेशान कर रहे हैं और वो परेशानी को भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं उनको समझना होगा कि यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो आपकी भलाई के लिए है, आपके जीवन के लिए। हो सकता है आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हो सकता है कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो डेट हो वो डिले हो रही हो, पीएमटी के लिए, आईआईटी के लिए, आईएएस के लिए, किसी के लिए भी। तो ये आप देखिए कि ये अभी प्राकृतिक विपदा है और यहाँ पर जो हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो एग्जिस्टेंस का है। तो अगर हम रहेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। तो अपने घर वालों के साथ कोऑपरेट करिए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ अभी हो रहा है क्योंकि आपकी दिनचर्या बदल गई है, लेकिन फिर भी आप इसका उपयोग करें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अपनी पढ़ाई में, अपने मदर फादर को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उनसे अच्छा संवाद करें, उनसे अच्छे से बात करें। और ये समय कुछ दिन का है, जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया कि जैसे जैसे हम इस चीज़ को समझते जाएंगे। लॉकडाउन का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हम पूरी तरीके से चेतना में ले आएँ कि ये एक समस्या है, ये एक बीमारी है और हमें इसको इस तरीके से चलना होगा। तो जो आने वाला दुश्मन है उससे हम तैयार हो जाएं। तो ये समय का उपयोग आप इसमें करें और बाकी आप अपनी पढ़ाई को लेकर के अगर चिंतित हैं तो आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। पुराने जो भी जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालिफाई करी आप उनसे बात करके कुछ टिप्स ले सकते हैं। तो इस समय का बखूबी उपयोग कीजिए, घर वालों के साथ अच्छा समय गुजारिए और एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें और सोशल मीडिया और मोबाइल डिवाइसेस से दूर रहें। बहुत अच्छी आपने हिदायत दी है उन तमाम बच्चों को और उम्मीद करते हैं कि बच्चे ज़रूर इसे फॉलो करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, आरोही जी हमें उज्जैन से कॉल कर रही है। जी आरोही जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मेरी मदर इन लॉ 65 ईयर्स की हैं और जैसे ये कोरोना के लिए चल रहा है, ये उन्होंने सोच के अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ले लिया है कि मेरे को ना हो जाए या बाहर से कोई आए तो क्या होगा, या मेरे घर में कोई आएगा नहीं, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी। इस वजह से उन्होंने माइंड पे इतना ले लिया है कि इस टाइम वो ना तो किसी से बोल रही है ना किसी को कोई जवाब दे रही है। अभी इस वक्त वो ये प्रोग्राम देख रही है? नहीं। चलिए, तो ये आप जरूर उन्हें मैसेज पहुंचा दीजिएगा। डॉक्टर सत्यकांत इसका बेहतर जवाब दे रहे हैं। आरोही, सबसे पहले तो आपने एक लाइन बोली कि वो अपने दिमाग पर ले रही हैं, तो इस वाक्य से ही हम सलाह की शुरुआत करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कोई भी परेशानी में नहीं रहना चाहते, वो ले नहीं रही हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइटी। ये घबराहट, दुश्चिंता की जो बीमारी होती है उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं और ये आपके मदर के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है।
तो इसके लिए सलाह ये है कि उनको सबसे पहले तथ्यात्मक जानकारी आप प्रोवाइड कराएं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरी बात है कि उन्हें पहले सुनिए। कई बार हम ऐसे लोगों को समझाते बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। उनके मन में क्या है, उनकी सारी एंजाइटी जो है उसको एक बार सुनिए और एक एक करके सबका उत्तर दीजिए। फिर भी अगर लक्षण उनमें बढ़े हुए रहते हैं तो आप नज़दीकी मनोचिकित्सक को या किसी भी फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। कई बार बहुत कम डोज में एंटी एंजाइटी मेडिकेशन यहाँ पर काफ़ी काम करते हैं और ये जिस श्रृंखला में वो फंसे रहते हैं, जिस लूप में वो फंसे रहते हैं, उससे वो बाहर आ सकते हैं। और उनको सपोर्ट दीजिए, उनको क्रिटिसाइज ना करें। चलिए, तो बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया है डॉक्टर सत्यकांत ने। आरोही जी, ज़रूर आप उन्हें उन तक पहुंचाइएगा। तो फिलहाल हमारे इस खास स्पेशल सेगमेंट में कोरोना संकट और समाधान में जो हमारा मकसद है कि तमाम उन भ्रांतियों को दूर किया जाए और सवालों को शामिल करके उनके जवाब हमारे पैनल्स के द्वारा दिए जाए, वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। डॉक्टर अमित और डॉक्टर सत्यकांत, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए।